नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कूलाम के नियम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना हो। इस नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 एंड Q2 एक दूसरे से किसी स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उन दोनों आवेशों के मध्य एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। मतलब इस Q1 के कारण Q2 पर एक बल लगेगा और Q2 के कारण इस Q1 पर एक बल लगेगा। और ये जो बल का परिमाण है, इस नियम के अनुसार इस बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसको हम पहले कथन को इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही जो स्थिर वैद्युत बल है, उसका मान दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि दोनों कथनों को हम मिलाकर बात करें तो F प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2/r² के। इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है। अब दोस्तों, यदि यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो उसके लिए एक नियतांक काम में लेते हैं कि यहाँ ये जो स्थिर वैद्युत ये जो K जो नियतांक है, जो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए काम में लिया है, ये नियतांक स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहलाता है। और दोस्तों, ये जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दोस्तों, जहाँ हम न्यूमेरिकल करते हैं वहाँ स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान यही लिया जाता है, 9 × 10⁹। और जहाँ हम डेरिवेशन करना होगा वहाँ K का मान लिखा जाएगा 1/4πε0। इसमें ये जो ε0 है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और दोस्तों, ε0 की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12। और दोस्तों, इसका जो मात्रक लेते हैं हम ε0 का, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मात्रक इस स्थिर वैद्युत बल नियतांक के मात्रक का उल्टा होता है। मतलब इसका मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, इस प्रकार कूलाम के नियम से जो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा, उसका परिमाण हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है दोस्तों, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत बल, उसका परिमाण F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखा जाएगा। अगर दोस्तों इसके सदिश रूप की हम बात करें, स्थिर वैद्युत बल का यदि हम सदिश रूप लिखें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ एक और समझने वाली बात है दोस्तों, ये जो r हम यहाँ काम में लेंगे, ये बल की दिशा में एकांक सदिश होता है।
मतलब यहाँ सदिश रूप में ये जो आर कैप है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एफ वेक्टर और आर कैप की जो दिशा होगी वो समान होगी। तो दोस्तों ये तो स्थिर वैद्युत बल का मान था, वो किसके लिए था? निर्वात के लिए था। यहाँ हमने निर्वात की वैद्युतशीलता काम में ली थी। अब यदि हम माध्यम के लिए बात करें तो माध्यम के लिए इस बल का मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये दोस्तों ये माध्यम के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान होता है, और यहाँ ये जो एप्सिलॉन हमने काम में लिया है ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। ये जो एप्सिलॉन है ये दोस्तों माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। और ये माध्यम की जो वैद्युतशीलता है इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और यहाँ ये जो एप्सिलॉन आर जो मैंने लिखा है ये एप्सिलॉन आर ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। ये जो एप्सिलॉन आर है ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। तो इस तरीके से हम बल को किस तरीके एप्सिलॉन का मान, ये जो एप्सिलॉन है इसका मान यदि हम यहाँ पुट कर दें तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या आएगा? यदि हम दोस्तों एप्सिलॉन का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान ये निकल के आता है। ये किसके लिए होता है? ये माध्यम के लिए होता है। ये होता है निर्वात के लिए और ये होता है माध्यम के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अभी हमने कूलाम के नियम में एक संबंध और पढ़ा था और वहाँ हमने एक आपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात की थी और वो लिखा था हमने एप्सिलॉन आर। दोस्तों ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी माध्यम की यदि वैद्युतशीलता है और वो अगर हम निर्वात के रेस्पेक्ट में लेते हैं, दोस्तों किसी भी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है उसको यदि हम जैसे मान लिया ये माध्यम की वैद्युतशीलता, तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा है कि माध्यम की अगर हम वैद्युतशीलता को निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष लिखते हैं तो यही अनुपात आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। और उसको हम लिखते किससे हैं? एप्सिलॉन आर से। हमने वहाँ लिखा था माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से और निर्वात की वैद्युतशीलता को लिखा था एप्सिलॉन नॉट से। तो इस तरीके से जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है उसको हम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ हमने एप्सिलॉन की जो वैल्यू रखी थी वो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, वो मान यहीं से निकल के आता है। यहाँ दोस्तों हम ये जो एप्सिलॉन आर है इसको एक नाम से और जानते हैं परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर को हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की। तो दोस्तों अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों हम दो आवेशों की कल्पना करते हैं और दोस्तों इन दोनों आवेशों की दूरी को इन दोनों आवेशों की जो स्थिति है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक निर्देश तंत्र का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों हम एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं एक्स ओ बाई, जहाँ ये जो ओ है वो मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु के सापेक्ष हम दोनों आवेशों की स्थितियाँ प्रदर्शित करते हैं। माना ओ के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और माना दोस्तों Q2 का
इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, तब दोस्तों आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो हम R21 वेक्टर लिख सकते हैं और उसकी दिशा ऐसे Q2 की ओर होगी। इसी प्रकार Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो R12 वेक्टर लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे पर स्थिर वैद्युत बल आरोपित करते हैं। Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है और Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है। दोस्तों यहाँ Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों जो आवेश Q2 है उस पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है उसको हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर। ये आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल है और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये जो R21 कैप होगा वो बल की दिशा में एकांक सदिश होगा। इसी तरीके से हम F12 वेक्टर को भी लिख सकते हैं और F12 वेक्टर क्या होगा दोस्तों, ये आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल होगा और उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम नंबर दे दें, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं F21 वेक्टर। यहाँ दोस्तों इसमें हमने ये जो R21 वेक्टर है इसका मान पुट कर दिया है यहाँ से, तो ये वैल्यू निकल के आई है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो R21 कैप है इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ये इकाई सदिश है, इसको हम लिख सकते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश तो लिख दिया हमने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये सदिश हो गया और इसके बाद इसका परिमाण R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। अब दोस्तों यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ जो घात है वो 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम F21 वेक्टर का मान इस प्रकार लिख सकते हैं और इसी तरीके से जैसे हमने F21 वेक्टर का मान लिखा है दोस्तों, ऐसे ही हम F12 वेक्टर का मान लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम F12 वेक्टर का मान लिखते हैं दोस्तों। ये F12 वेक्टर का मान भी हमने इसी तरीक़ा से लिख लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम यहाँ ये जो इसका मान है इसके इक्वल बनाने के लिए यहाँ से नेगेटिव साइन जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ से जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये मान इसी के जैसा बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ F12 वेक्टर का मान F21 वेक्टर के सिमिलर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से नीचे हर में से माइनस कॉमन लिया और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया। तो यहाँ तो मोड में है इसलिए ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये ऋणात्मक इस मान को पूरे को क्या करेगा, ये ऋणात्मक मान बना देगा। तो दोस्तों फाइनली जब हम दोनों तरफ से ऋणात्मक मान कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो ये F12 वेक्टर ये ऋणात्मक मान हो जाता है। और ये जो हम यहाँ ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा मान है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पूरा मान है ये F21 वेक्टर के इक्वल आ जाता है। अगर हम इस पूरे मान की जगह यहाँ F21 वेक्टर लिख दें इसके सिमिलर,
तो यहाँ से हमें मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ से सिद्ध होता है कि आवेश 2 पर 1 के कारण जो लगने वाला बल है और आवेश 1 पर 2 के कारण जो लगने वाला बल है, दोनों के परिमाण तो आपस में समान होते हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। और यहाँ ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो इन दोनों की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। दोस्तों, हमने यहाँ तक तो कूलाम का नियम पढ़ लिया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन हैं। क्या लिमिटेशन है कि ये जो कूलाम का नियम है वो उन्हीं आवेशों के लिए कार्य करता है जो स्थिर होते हैं। गतिशील आवेशों के लिए ये कूलाम का जो नियम है वो काम नहीं करता। साथ ही 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों के लिए 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों के लिए ये कूलाम का नियम काम नहीं करता।